नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे एजुकेशन इन बौद्ध पीरियड के बारे में। अभी हमने वैदिक शिक्षा प्रणाली को पढ़ा था, तो वैदिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन हमने जिन पॉइंट्स के बेस पर किया था, ठीक उन्हीं पॉइंट्स के बेस पर हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली का भी अध्ययन करना है। तो पहला पॉइंट क्या था? शिक्षा का प्रशासन, शिक्षा की वित्त व्यवस्था और उस पर राज्य का नियंत्रण। तो जो वैदिक पीरियड का गुरुकुल सिस्टम था, सिंगल टीचर सिस्टम था, वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया था। शिक्षा अब बौद्ध संघों, मठों और विहारों के नियंत्रण में आ गई थी। एक बौद्ध संघ में कई सारे भिक्षु होते थे जो अध्यापन कार्य करते थे। तो यानी अब शिक्षा सिंगल टीचर के बेस पर न होकर सामूहिक रूप से होने लगी थी। जैसे हम लोग के आजकल के कॉलेज हैं, आपका अपना कॉलेज है, हम लोगों का, कि जहाँ पर कई सारे टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही उस समय बौद्ध संघों में बहुत सारे टीचर्स थे जो टीचिंग करते थे। शिक्षा में के लिए शासन का संरक्षण जरूर मिलने लगा था। गांव के गांव अनुदान में इन संघों और विहारों को शासकों ने दिए हुए थे, जिनकी आय से बौद्ध संघों और विहारों का खर्च चलता था। इसके साथ ही एक नई बात और हो गई थी कि प्राइमरी एजुकेशन अभी भी फ्री थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए पैसा पड़ने लगा था। यहाँ पर आप आचार्य चाणक्य का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब वो तक्षशिला में एडमिशन के लिए गए थे, तब उनके पास वहाँ देने के लिए पैसा नहीं था, फीस नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए उनको एडमिशन मिला। और ये निर्धारित किया गया था कि जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब वो जो वहाँ पर टीचिंग करेंगे और इससे उनकी जो फीस है वो कंपेंसेट हो जाएगी। आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखें तब आप इस एग्जाम्पल को लिखें और थोड़ा सा हाईलाइट करें तो आपका क्वेश्चन अच्छा रहेगा। अब आता है कि उस समय शिक्षा कितने भागों में विभाजित थी? तो उस समय शिक्षा 3 भागों में विभाजित थी: प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और भिक्षु शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। जो भिक्षु शिक्षा होती थी वो केवल उन्हीं लोगों के लिए होती थी जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। वैसे जो प्राथमिक शिक्षा थी वो 6 से 12 साल के बच्चों के लिए होती थी। उच्च शिक्षा सामान्यतया 12 इयर्स के स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेते थे और लगभग 12 वर्ष तक चलती थी, यानी 25 साल की उम्र तक चलती थी। उसके बाद जिन्हें गृहस्थ जीवन में जाना होता था वो अपना उस ओर चलते थे, और जिन्हें भिक्षु बनना होता था वे उपसंपदा संस्कार संपादित करके भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसकी अवधि 8 वर्ष की थी। और ये तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा ज्ञान होता है कि जीवन पर्यंत चलता है, तो वो आगे तक भी पढ़ते रहते थे। अब आता है कि उस समय शिक्षा का अर्थ क्या होने लगा था। तो शिक्षा अब ज्ञान का स्वरूप न होकर ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि ज्ञान तो हर तरफ है। तो जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिस प्रोसेस से करेंगे, वही उस समय एजुकेशन थी। और जो बौद्ध संघों, मठों और विहारों में दी जाने वाली शिक्षा थी, उसी से शिक्षा का तात्पर्य लिया जाने लगा था। अब एम्स ऑफ एजुकेशन आते हैं, शिक्षा के उद्देश्य। तो हमने आपको बताया कि शारीरिक विकास से लेकर आध्यात्मिक विकास तक ही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, इसके अलावा तो शिक्षा के उद्देश्य ही नहीं हो सकते। लेकिन जैसा समाज होता है, जैसी समाज की संस्कृति होती है, वैसे ही ये चीज़ें बदल जाती हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो ऐसे ही जब बौद्ध पीरियड की बात लिखेंगे तो शारीरिक मानसिक विकास तो बच्चों का है ही है उद्देश्य, लेकिन उनका बल मुख्य रूप से सामाजिक आचरण पर था। सामाजिक आचरण की शिक्षा पर वो बहुत अधिक बल देते थे। तो अगर आप पॉइंट्स चेंज करके लिखना चाहें तो सामाजिक विकास की जगह सामाजिक आचरण की शिक्षा लिख दें। संस्कृति का भी बहुत अधिक विकास उस समय तक हो गया था, तो मानवीय संस्कृति का संरक्षण और विकास शिक्षा का उद्देश्य। आप ऐसे शब्द बदल के भी लिख सकते हैं। व्यावसायिक विकास, उस समय तक काफ़ी सारे शिल्प आदि विकसित हो गए थे। अर्थशास्त्र, कृषि की शिक्षा, विभिन्न विद्याओं की शिक्षा, ये सब डेवलप हो गई थी। तो व्यावसायिक विकास के अंतर्गत बच्चों को ये सब पढ़ाया जाने लगा था, जिससे वो प्रोफेशनली अच्छी तरह से डेवलप हों और एक अच्छा जीवन अपना व्यतीत करें, जो सामान्य जीवन में जाना चाहते थे। अब आध्यात्मिक विकास, तो आध्यात्मिक विकास कैसा होगा? स्वाभाविक रूप से बौद्ध मत के अनुकूल होगा, बौद्ध धर्म के अनुकूल होगा। तो यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा भी उस समय का
एक उद्देश्य थी बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। लेकिन एक जो सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था बालक में ज्ञान का विकास। क्यों? क्योंकि बौद्ध मत का मानना है कि संसार दुखों से परिपूर्ण है। और कारण क्या है, मूल क्या है इसके पीछे? इसके पीछे मूल है अज्ञान। जिन लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर में बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ा होगा वो जानते हैं कि द्वादश निदान में जो स्टार्टिंग है वो अज्ञानता से ही होती है, अविद्या से होती है। तो उनका कहना था कि अविद्या का नाश करना चाहिए, और ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी ज्ञान का संरक्षण और विकास बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में आता है। तो अगर बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य आपसे पूछे जाएंगे तो आप लिखेंगे बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, सामाजिक आचरण की शिक्षा, मानव संस्कृति का संरक्षण और मानव संस्कृति की शिक्षा, बच्चे का व्यावसायिक विकास उस समय उद्देश्य था, और बौद्ध धर्म की शिक्षा देना उस समय का उद्देश्य था, और साथ ही साथ ज्ञान का विकास, प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान का विकास उस समय की शिक्षा का उद्देश्य था। अब आते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी करिकुलम ऑफ एजुकेशन पर। तो जैसे हमने वैदिक पीरियड में 2 तरह से विभाजन पढ़ा है करिकुलम का, वैसे ही हम लोग यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम विभाजित होगा, एक तो होगा लौकिक पाठ्यचर्या और धार्मिक पाठ्यचर्या। जैसे वहाँ पर हमने पराविद्या और अपराविद्या बताया था, तो यहाँ पर लौकिक और धार्मिक। लौकिक यानी ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, उससे रिलेटेड एजुकेशन, और जो धार्मिक तो वो तो आप समझ ही रहे हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा के जो सब्जेक्ट्स होते थे वो पढ़ाए जाते थे। तो लौकिक शिक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे आप खुद ही सोचिए। भाषा, व्याकरण, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विविध शिल्पों की शिक्षा, सैनिक शिक्षा, और जो भी उस समय इस तरह की शिक्षा चलने लगी थी वो सारी लौकिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगी। और धार्मिक पाठ्यचर्या में बौद्ध धर्म की, साहित्य की, जो उनके त्रिपिटक थे उनकी शिक्षा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, भगवान बुद्ध की जो वाणी है, भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, और जो जातक ग्रंथ हैं, इन सब की शिक्षा। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात थी कि वैदिक धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि वैदिक धर्म की शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, जैसे आजकल धर्मों में झगड़ा होता है, ऐसे तब होता, नहीं, ऐसा नहीं था। वैदिक और जैन मत, इन सब की शिक्षा की भी व्यवस्था होती थी। जिसकी जैसी रुचि हो वो वैसा पढ़ सकता। और वैसे तो पहले लोग ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते थे, तो बौद्ध मत की भी शिक्षा ग्रहण करते थे, बड़ा उदार हृदय होता था, वैदिक मत को भी जानते थे, जैन मत को भी जानते थे, उस समय जो मत प्रचलित थे, और आपस में कोई वाद विवाद जैसी बात नहीं थी। ज्ञान था और ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान के अन्वेषण में लोग लगे रहते थे। अब जो विभाजन है करिकुलम का वो ऐसे भी किया जाएगा। प्राथमिक स्तर की मतलब प्राइमरी लेवल की जो पाठ्यचर्या, यानी प्राइमरी लेवल पे कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, तो अब आप खुद ही सोचिए। मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसा ही बताया था कि प्राइमरी लेवल पर उस समय आप लिखेंगे कि सबसे पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। तो एक सिद्धिरस्तु नामक पोथी चलती थी, उसमें 49 अक्षर होते थे। सबसे पहले उसी का ज्ञान कराते थे, फिर लिखना पढ़ना, भाषा का ज्ञान कराते थे, व्याकरण आदि का ज्ञान कराया जाता था, और इसके साथ 5 विद्याएं सिखाई जाती थीं। शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, शिल्प विद्या और अध्यात्म विद्या, ये प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती थीं। उसके बाद जो उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या थी, तो उसमें भाषा, व्याकरण, बौद्ध मत या अन्य जो मत थे, वैदिक मत आदि, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते थे वो पढ़ाए जाते थे, और विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा, शिल्पों की शिक्षा, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, सैनिक शिक्षा, इस तरह की शिक्षा उस समय दी जाती थी। ये सारे सब्जेक्ट्स हायर लेवल पर पढ़ाए जाते थे। और जो भिक्षु शिक्षा होती थी वो तो सीधे सीधे बौद्ध मत से जुड़ी हुई होती थी, क्योंकि ये शिक्षा तो वही विद्यार्थी ग्रहण करते थे जिन्हें बौद्ध भिक्षु बनना होता था। तो इसमें बौद्ध धर्म का गहन ज्ञान वो प्राप्त करते थे। अब आते हैं टीचिंग मेथड्स पर। उस समय कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते थे, तो उस समय भी वही सारे टीचिंग मेथड्स आएंगे।
प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड, स्टोरी टेलिंग यानी कहानी विधि, और व्याख्यान, वाद विवाद, विचार विमर्श, बड़े बड़े स्तर पर व्याख्यान होते थे, दूर दूर से विद्वान आने लगे थे क्योंकि अब तो विकास सभ्यता का बहुत अधिक हो चुका था। तरह तरह के सम्मेलन होते थे, उसमें विद्वान लोग बोलते थे, विद्यार्थी भी भाग लेते थे, शास्त्रार्थ होते थे। और अब क्योंकि अब पुस्तकें बनने लगी थीं, पांडुलिपियाँ तैयार होती थीं, तो अब धर्म ग्रंथ रखे रहते थे, बड़े बड़े पुस्तकालय बनने लगे थे क्योंकि अब तो विश्वविद्यालय के स्तर की संस्थाएं हो चुकी थीं, तो विद्यार्थी स्वयं भी अध्ययन करते थे। और इसके अलावा जैसे जो जो प्रयोग आधारित विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए प्रयोग विधि आदि का उपयोग किया जाता था। तो यानी टीचिंग मेथड्स जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड, अनुकरण अभ्यास विधि, और प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद, विचार विमर्श, शास्त्रार्थ विधि, स्वाध्याय विधि। और किस किस स्तर के शास्त्रार्थ आदि होते थे तो एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो बड़े बड़े मशहूर शास्त्रार्थ भी हुए हैं, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे पहले शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, और मंडन मिश्र से हुआ था, और उनकी पत्नी भारती मिश्र से हुआ था। तो इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आप अपने उत्तर में दे सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। अब आप लोग अपनी स्टडी को तेज़ी से जारी रखिए, और इसके साथ ही हम कहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।